जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में अपठित काव्यांश के बारे में पढ़ेंगे। अपठित काव्यांश क्या होता है, अपठित काव्यांश का क्या आशय है यानी अर्थ क्या है, अपठित काव्यांश का क्या महत्व है, उद्देश्य क्या है तथा अपठित काव्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए देखते हैं। पहला, अपठित काव्यांश क्या है, यानी अपठित काव्यांश हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो आपको बता दें अपठित काव्यांश यानी अपठित पद्यांश। ठीक है, अगर इससे भी आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कविता जो होता है, कविता तो आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, कविता, दोहा, सवैया, ये जो चीज़ें होती हैं इनके अंश को ही हम काव्यांश कहते हैं। यानी इनके जैसे 4 पैराग्राफ का एक कविता है तो उसमें से एक पैराग्राफ हमारा काव्य का अंश हो जाएगा। ठीक है, तो कविता जो होती है उसका एक भाग, एक खंड का ही हम काव्य का अंश मानते हैं। ठीक है, तो काव्य हमारा ही, कविता ही हमारा काव्य है और काव्य का अंश जो है काव्यांश होता है। ठीक, अब है अपठित काव्यांश का महत्व और उद्देश्य। तो भाषा के 4 कौशल होते हैं। हम आपको इससे पहले अपने वीडियो में बताएं, अपठित गद्यांश के वीडियो में, कि भाषा के 4 कौशल होते हैं: वाचन, पठन, श्रवण और लेखन। ठीक है, तो यहाँ भाषा के चारों कौशलों में से 2 कौशल, एक वाचन और दूसरा पठन, जो है विकास में अपठित काव्यांश का अधिक महत्व है। यानी वाचन एवं पठन के विकास में अपठित काव्यांश का बहुत ज़्यादा महत्व है। अपठित काव्यांश के अभ्यास से भाव ग्रहण एवं अर्थबोध की क्षमता का विकास होता है। यानी आप अपठित काव्यांश का अगर अभ्यास करेंगे, अपठित काव्यांश के प्रश्नों के उत्तर निकालने की कोशिश करेंगे तो आपके अंदर भाव ग्रहण की क्षमता बढ़ेगी और अर्थबोध की क्षमता का भी विकास आपके अंदर होगा। विद्यार्थी किसी काव्यांश को पढ़कर उसका भाव ग्रहण करने में निपुण हो जाए, यही अपठित काव्यांश का उद्देश्य होता है। यानी अपठित काव्यांश का उद्देश्य है बच्चे काव्यांश को पढ़कर उसके भाव ग्रहण करने में निपुण हो जाएं, यानी भाव आसानी से निकाल ले जाएं, अर्थ को पहचान ले जाएं। अब है अपठित काव्यांश से आशय। तो कविता का दूसरा नाम काव्य होता है, इसलिए इसी कविता के अंश को काव्यांश कहते हैं, जैसा कि मैंने ऊपर आपको पहले ही बता दिया था। अपठित का अर्थ होता है जो पहले से ना पढ़ा गया हो। अपठित का अर्थ होता है जो पहले से ना पढ़ा गया हो। ठीक है, पहले से ना पढ़ा गया काव्य हम यानी कविता का अंश अपठित काव्यांश कहलाता है। यानी अपठित काव्यांश की हम परिभाषा लिख सकते हैं, पहले से जो ना पढ़ा गया काव्य का अंश अपठित काव्यांश कहलाता है। बच्चों, अपठित काव्यांश कक्षा की पाठ्य पुस्तकों से उद्धृत नहीं होते। यानी अपठित काव्यांश जो होते हैं वो कक्षा के आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे नहीं लिया जाता, बल्कि किसी और ही किताब से दिया जाता जो आप पढ़ें ना हो। ये कहीं से भी और किसी भी कविता से लिया जा सकता है। अपठित काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के भावबोध पर अधिक बल दिया जाता है, अतः विद्यार्थी के लिए काव्यांश का केंद्रीय भाव समझना अत्यंत आवश्यक है। यानी काव्यांश क्या कहना चाहता है, किस बारे में, वो समझना आवश्यक होता है। बच्चों, एक चीज़ और है, जो अपठित काव्यांश के प्रश्न उत्तर होते हैं वो कभी कभी विकल्प के साथ होते हैं, यानी विथ ऑप्शन आते हैं। ठीक है, और कभी कभी होता बिना विकल्प के साथ, यानी विदाउट ऑप्शन। यानी कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है उसमें जो है 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करके काव्यांश को पढ़ के चूज करके आंसर देना होता है। और कभी कभी ऑप्शन नहीं दिए रहते हैं तो आपको काव्यांश के अर्थ को समझ के उसके उत्तर लिखने होते हैं। ठीक है, तो अब आगे हम देखते हैं अपठित काव्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय किन बातों का हम ध्यान रखते हैं। तो अपठित काव्यांश के प्रश्नों का उत्तर देते समय हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हैं। पहला पॉइंट है, काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उसके भाव
अर्थात अर्थ को समझना आवश्यक है। इसके लिए काव्यांश की यति, गति, लय, विराम चिन्हों के उचित प्रयोग के साथ 2-3 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए। यानी अपठित काव्यांश जो होते हैं उसके प्रश्न को उत्तर देने के लिए हमें उसके भाव और अर्थ को दोनों को ही समझना चाहिए। इसके लिए हमें काव्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तब तक हमें पढ़ना चाहिए जब तक हमें उसे अर्थ और भाव को हम समझ ना जाएं। सेकंड पॉइंट है, काव्यांश को पढ़कर उसका मूल भाव समझने का प्रयास करना चाहिए और फिर उसी के संदर्भ में प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए। यानी काव्यांश को हमें पढ़ना चाहिए तथा उसका मूल भाव क्या है ये समझने की कोशिश करना चाहिए और उसी के संदर्भ में प्रत्येक पंक्ति के अर्थ को समझने का प्रयास भी करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, काव्यांश पर पूछे गए अधिकांश प्रश्न उसके भाव और अर्थ पर आधारित होते हैं। अतः पहले प्रश्नों को ठीक से समझना चाहिए कि उसमें पूछा क्या गया है, फिर भाव और अर्थ के अनुसार उनके सटीक उत्तर देने चाहिए। यानी काव्यांश पे हमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ध्यान में रख के उसके भाव और अर्थ को समझना चाहिए तथा प्रश्नों को ठीक से समझ के फिर उसके प्रश्नों के अनुसार भाव और अर्थ के अनुसार उसके सही उत्तर लिखने चाहिए। यानी काव्यांश क्या जो भाव और अर्थ है उसे समझकर उस पे पूछे गए प्रश्नों के क्या पूछ रहा है ये ध्यान में रख के भाव और अर्थ के अनुसार सही उत्तर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, प्रश्नों के उत्तर काव्यांश के भाव अथवा अर्थ के अनुसार ही देने चाहिए, ना कि अपनी सोच या विचार के अनुसार। यानी प्रश्न जो होते हैं उसके उत्तर हमें काव्यांश के भाव अर्थ को समझ कर देना चाहिए, अपने सोच विचार, अपने ज्ञान, अपनी नॉलेज के अनुसार नहीं देना चाहिए। ठीक है बच्चों, एक चीज़ और है, हमें जो प्रश्न के उत्तर होते हैं यानी जो उत्तर हम लिखते हैं वो हमें ज्यों का त्यों नहीं लिखना चाहिए। यानी काव्यांश में जो लाइन जैसे दी हुई होती है हमें सेम टू सेम वही लाइन नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उसे अपने ही शब्दों में करके लिखना चाहिए, उसके अर्थ को समझकर अपने शब्दों में लिखना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, प्रश्न यदि काव्यांश के किसी तथ्य पर आधारित हो तो उसका उत्तर सावधानी पूर्वक संबंधित पंक्तियों की भली प्रकार सोच समझकर देना चाहिए। पंक्ति यानी लाइन, यदि काव्यांश के किसी तथ्य पर आधारित होता है उसका उत्तर तो उसे सावधानी पूर्वक संबंधित पंक्तियों को भली प्रकार सोच समझकर आंसर देना चाहिए। उत्तर देने से पहले संबंधित पंक्तियों का अन्वय करके उनमें एक सरल वाक्य की रचना करनी चाहिए और उत्तर देने से पहले उन लाइनों का क्या अन्वय, क्या वो कहना चाहते हैं उसे समझकर एक हमें सरल वाक्य की, सिंपल वाक्य की रचना करनी चाहिए, फिर उत्तर लिखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्स्थ पॉइंट, मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर काव्यांश के संदर्भ के अनुसार ही देने चाहिए। यानी अगर काव्यांश में मुहावरे और लोकोक्ति से संबंधित प्रश्न आए हैं तो उत्तर काव्यांश के संदर्भ के अनुसार ही देना चाहिए, यानी काव्यांश में क्या पूछा जा रहा है उसके अनुसार ही देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, काव्यांश का शीर्षक उसके मूल भाव को ध्यान में रखकर ही देना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, सटीक और काव्यांश के मूल भाव का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। तो हम आपको पहले भी बताए हैं आपके गद्यांश में कि शीर्षक जो होता है वो हमारा 2-3-4 शब्दों में होता है, ना कि 2-3 लाइनों या 2-3 वाक्यों में लिखा जाता है। तो शीर्षक जो है वो काफ़ी छोटा होता है, संक्षिप्त, सटीक यानी सही होता है, एकदम जो हमारे पूरे कविता को जिस पर आधारित होती है वो होता है। ठीक है, तो ऐसा हमें शीर्षक रखना चाहिए। तो शीर्षक को ध्यान में रख के हमें शीर्षक लिखते समय कविता का मूल भाव क्या है, कविता क्या हमसे कहना चाहती है, ये ध्यान में रखकर हम शीर्षक छाटते हैं, शीर्षक लिखते हैं। शीर्षक एक तरीके से होता है टाइटल, यानी जो कविता होता है उसका नाम होता है शीर्षक। ठीक है, अगर आप शीर्षक ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो कविता को जो नाम हम लिखते हैं वो है शीर्षक। ओके, आगे हम हम यहाँ पे एक आपको उदाहरण दे रहे हैं अपठित पद्यांश का एक हम लोग उदाहरण यहाँ पढ़ेंगे, आपको सुनाएंगे हम।
उसे आपको पढ़ना है और उसके उत्तर को ढूंढ के लिखना है। ठीक है, तो आइए हम अपठित पद्यांश का एक उदाहरण देखते हैं। काली कुरूप कोयल क्या राग गा रही है, पंचम के स्वर सुहावन सबको सुना रही है। इसकी रसीली वाणी किसको नहीं सुहाती, कैसे मधुर स्वरों से तन मन लुभा रही है। इस डाल पर कभी है, उस डाल पर कभी है, फिर कर रसाल वन में मौजें उड़ा रही है। सब इसकी चाह करते, सब इसको प्यार करते, मीठे वचन से सबको अपना बना रही है काक भी तो काला कोयल से जो बड़ा है, पर काँव काँव इसकी दिल को दुखा रही है। गुड़ पूजनीय जग में होता है बस स्नेही, कोयल यही सुशिक्षा सबको सिखा रही है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त काव्यांश में कवि ने किसकी चर्चा की है और क्यों। सेकंड है, कोयल की कूक कहाँ और किस ऋतु में अधिक सुनाई देती है। थर्ड है, कोयल सबको कैसे वश में कर लेती है। क्वेश्चन फोर्थ, कवि ने कोयल के किस गुण की ओर ध्यान दिलाया है, उससे क्या लाभ है। एंड क्वेश्चन फिफ्थ है, काव्यांश से क्या सुशिक्षा मिलती है। तो प्यारे बच्चों, इस अपठित गद्यांश को आपने सुना है और इसके प्रश्न को भी। अब वीडियो को यहीं विराम दें यानी रोक दें और वीडियो को फिर से पढ़ें और इस अपठित काव्यांश को फिर से पढ़ें, उसके उत्तर को, प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने की कोशिश करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें तथा फिर से आप वीडियो को ऑन करें और इसके उत्तर को देखें। ठीक है, जो मैं यहाँ पे आपको समझा के बता रही हूँ। तो उत्तर लिखने के लिए जैसे मैंने पहले आपको कहा कि हमें पहले अपठित काव्यांश के भाव और अर्थ को समझना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं इसमें क्या बता रहा है कवि। काली कुरूप कोयल क्या राग गा रही। कवि भी इसमें एक कोयल के बारे में कह रहा है कि कोयल काली है, कुरूप है, कुरूप यानी बदसूरत है, और वो कवि कह रहा है कि वह क्या राग गा रही यानी क्या गाना गा रही, किस आवाज में गा रही है। पंचम के स्वर सबको सुहावन, सबको सुना रही है, और पंचम जैसे उसके जो स्वर हैं, मीठी आवाज़ है, वो सबको सुना रही है, जो सबको बहुत सुहावन लगते हैं। सुहावन यानी बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी रसीली वाणी किसको नहीं सुहाती, कैसे मधुर स्वरों से तन मन लुभा रही है। अब क्या कह रहा है, जो कोयल है इसकी रसीली जो वाणी है, रसीली यानी मीठी वाणी जो होती है, जिसमें रस भरी वाणी जो है, वह सबको सुहाती यानी सबको अच्छी लगती है। कैसे मधुर स्वरों में, और मधुर यानी मीठे, कैसे ये अपने मीठी आवाज़ से सबके तन मन को लुभा रहे यानी सबके तन और मन को लोभित कर देती है। इस डाल पर कभी है, उस डाल पर कभी है, फिर कर रसाल वन में मौजें उड़ा रही। कोयल कभी इस डाल में कभी उस डाल पे इस रस भरे वन में अपनी मौज उड़ा रही है। सब इसकी चाह करते, सब इसको प्यार करते, मीठे वचन से सबको अपना बना रही है। यानी कोयल की सब चाह करते हैं, सब कोयल की इच्छा करते हैं और सभी कोयल को प्यार भी करते हैं। मीठे वचन से, अपनी मीठी वाणी से कोयल जो है सबको अपना बना लेती है। फिर कब कह रहा है, काक भी तो काला कोयल से जो बड़ा है, पर काँव काँव इसकी दिल को दुखा रही है। अब कभी यहाँ एक कावे के बारे में बता रहा है। काक यानी कावा, कावा भी होता है, काला होता है और कोयल से बड़ा होता है, पर काव काव यानी कि जो इसकी आवाज़ है वो काव काव की आवाज़ है और यह सबके दिल को दुखा रही है। यानी कावे की आवाज़ कड़वी होती है जो लोगों को अच्छी नहीं लगती। तो कभी यहाँ कहना चाह रहा है कोयल बदसूरत है लेकिन उसकी आवाज़ मीठी होती है और वह सबके मन को मोह लेती है, और कावा भी काला होता है लेकिन उसकी आवाज़ कड़वी होती है इसलिए उसको कोई पसंद नहीं करता। फिर कभी कह रहे, गुड़ पूजनीय जग में होता है बस स्नेही, कोयल यही सुशिक्षा सबको सिखा रही है। कब कहना चाहता है कि कोयल कह रही, मतलब कोयल के माध्यम से गुड़ पूजनीय जग में, जग यानी संसार, यानी संसार में जो होता है वो गुड़ हो पूजनीय होता है, यानी संसार में गुड़ों की पूजा होती है। यही सुशिक्षा जो है कोयल सबको सिखा रही है। यानी हर व्यक्ति में कोई ना कोई गुण होते हैं। व्यक्ति को मीठे वाणी में बोलना चाहिए और तभी लोग उसको मानेंगे, यानी लोग उसको पसंद करेंगे संसार में।
क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर, उपयुक्त काव्यांश में कवि ने किसकी चर्चा की है? तो उपयुक्त काव्यांश में कवि ने काली और कुरूप कोयल की चर्चा की है। कोयल अपनी मधुर वाणी के पंचम सुरों में सुहाने राग सुना रही है। सेकंड क्वेश्चन है, कोयल की कूक कहाँ और किस ऋतु में अधिक सुनाई देती है? तो कोयल की कूक जो है वह कभी इस डाल पर कभी उस डाल पर और बसंत ऋतु में अधिक सुनाई देती है। प्यारे बच्चों, हम बसंत ऋतु में कोयल को गाते हुए ज़्यादा सुनते हैं। क्वेश्चन थर्ड, कोयल सबको कैसे वश में कर लेती है? कोयल अपने मीठे वचनों से सबको अपने वश में कर लेती है। क्वेश्चन फोर्थ, कवि ने कोयल के किस गुण की ओर ध्यान दिलाया, उससे क्या लाभ है? तो कवि ने कोयल के मधुर बोलने के गुण की ओर ध्यान दिलाया है। इस गुण से व्यक्ति सभी का प्रिय और पूजनीय हो जाता है। क्वेश्चन फिफ्थ है, काव्यांश से क्या सुशिक्षा मिलती है? सुशिक्षा का मतलब तो अच्छी शिक्षा। काव्यांश से क्या अच्छी शिक्षा मिलती है? तो काव्यांश से यह सुशिक्षा मिलती है कि संसार में गुणों की पूजा होती है, व्यक्ति की नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ हमारा वीडियो ख़त्म होता है। ठीक है, आप बच्चों, आप इसको पढ़ के अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।